लॉर्ड कृष्ण नमन ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट का सेशन फर्स्ट यानी कंप्यूटर्स फंडामेंटल। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया था कि आपका जो 11th क्लास का सिलेबस है ये दो भागों में डिवाइड है। पहला पार्ट ए है और फिर पार्ट बी है। पार्ट ए में आपका था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसके अंदर हम लोगों को पूरा जो हम लोगों ने 9th और 10th में कवर किया है उसी का एडवांस वर्जन पढ़ना है, जिसके लिए मैंने कहा था अभी इसको आप होल्ड कर दीजिए। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे जब हमारी क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपको ये बताया था कि 9th और 10th में जो हमने पढ़ा है लगभग वही चीज इसके अंदर है। कम्युनिकेशंस क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, गेम स्किल्स क्या है, ये सब जो हम लोगों ने 9th और 10th में कवर किया था वही है। तो अभी फिलहाल हम वो वाला पार्ट छोड़ देते हैं और इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन का पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा आता है पार्ट बी, ठीक है। और जो वोकेशनल स्किल्स वाला है, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट होता है, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है आपका, उसका पहला सेशन है ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। देखिए ये आपका सेशन 1 मतलब यूनिट फर्स्ट का सेशन 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर बेसिक चीजें हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। देखिए जो हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा था लगभग उसी के जैसा ही है। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है और दोबारा से रिवाइज की गई हैं ताकि आप लोग 11th में फिर से वो चीजें याद कर लें जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहले नॉर्मली कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात होगी कि कंप्यूटर है क्या। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था और पहले ही मैंने क्लासेस में ही बताया था आप लोगों को कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट मतलब होता है टू कैलकुलेट या गणना करना, किसी चीज की कैलकुलेशन करना। ऐसे छोटी क्लासेस में हम लोगों को बता दिया था कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, उसमें बच्चे याद कर लेते हैं कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च, ऐसा करके कुछ हम लोग कंप्यूटर के बारे में याद कर लेते हैं और बोल देते हैं कि ये फुल फॉर्म होती है। तो ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। कंप्यूटर खुद में एक कंप्लीट वर्ड है जो कि कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूटर मतलब कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन करना और कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेट करने वाली मशीन, ठीक है। तो शुरुआत के टाइम पर कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए ही इस्तेमाल होता था। तो देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इसके बारे में, आगे इसी को कवर करते हुए चलते हैं। लिखा है कि कंप्यूटर इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म कंप्यूट व्हिच मींस टू कैलकुलेट, ठीक है। जैसा बताया कि कैलकुलेट करने के लिए जो वर्ड कंप्यूट होता है उसी से आपका वर्ड बना है कंप्यूटर। इट इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गिव्स द आउटपुट, ठीक है। बेसिक चीजों में बताया कि कंप्यूटर है क्या। बेसिकली यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है और उसके बाद जैसी जैसी इंस्ट्रक्शन हमने दी है उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके हमें एक रिजल्ट देता है जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, ठीक। नीचे लिखा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, द ऑन एंड ऑफ सिग्नल्स डिनोट 1 and 0 रिस्पेक्टिवली, आल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ओके छोटी क्लासेस में बताया था आप लोगों को, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है कि सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। 0 1 मीन्स अगर लाइट है तो उसको 1 से डिनोट किया जाता है और किसी सर्किट में से लाइट नहीं है या पार्शियल लाइट पास होती है तो उसको 0 से डिनोट किया जाता है और इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक। तो ओवरऑल इस पूरे स्लाइड का जो निचोड़ है, निष्कर्ष है वो ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, लोग इसे क्यों यूज करते हैं, ऐसा क्या है कंप्यूटर में खास जिसकी वजह से हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए कंप्यूटर हैज बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स टुडे बिकॉज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनसेपरेबल मीन्स जिसको हम अपनी जिंदगी से अलग ही नहीं कर सकते, मतलब जो चीज हटाई नहीं जा सकती है, ऐसा पार्ट बन गया है कंप्यूटर, ठीक। अब कंप्यूटर में ऐसी क्या क्या खासियतें हैं जो हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया। पहला स्पीड। देखिए स्पीड में क्या होता है कि कंप्यूटर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है, बहुत स्पीड से कर देता है, इसलिए लोग कंप्यूटर को प्रेफर करते हैं कि इसकी स्पीड अच्छी है। देन वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी मीन्स क्या होता है, अलग अलग प्रकार के काम करना, मतलब बहुत ही वर्सटाइल होता है कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर पर सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, आप इस पर गेम भी खेल सकते हैं, आप इस पर मूवीज भी देख सकते हैं, आप इसके ऊपर एडिटिंग का काम भी कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी का काम भी कर सकते हैं। तो मतलब एक कंप्यूटर अलग अलग कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये वर्सटाइल होता है, तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक एक विशेषता है कि आप कंप्यूटर को कई अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में कुछ समझाने वाला नहीं, मीन्स हर चीज एक्यूरेट करता है। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग
अपने आप से ज्यादा कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो गए। तो कुछ भी कैलकुलेशन करना होता है तो सबसे पहले बोलते हैं चलो भाई कैलकुलेटर से कर लो या कंप्यूटर पे देख लो क्या होगा। तो हमें ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस हैं, हम भूल सकते हैं या कुछ कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाए, बट कंप्यूटर को अगर एक बार आपने जो भी इंस्ट्रक्शन सेट कर दी वो उसके अकॉर्डिंगली हजारों बार कैलकुलेशन करता रहेगा, आप उसे जिस भी तरह की कैलकुलेशन कराएं। ठीक है, अगला आता है डेलिजेंस। डेलिजेंस क्या होता है? एबिलिटी टू परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटेडली ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट गेटिंग बोर्ड। मतलब अगर आपको एक जैसा काम करने को दे दिया जाए आप बोर हो जाएंगे, बट कंप्यूटर बोर नहीं होता। ठीक है, कंप्यूटर क्या एक जैसा काम कई बार करता रहता है, आप उसको करवाते रहिए, सेम टाइप का काम करवाइए तो बोर नहीं होगा, वही काम करता रहेगा। ठीक, तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। नेक्स्ट पार्ट होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब जैसे हम लोगों की याददाश्त होती है, ऐसे कंप्यूटर की जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों ने रैम वगैरह पढ़ा है, तो सिस्टम की एक मेमोरी होती है, एक स्टोरेज। मेमोरी मीन्स जब करंटली सिस्टम एक्टिव रहता है तो उस समय पर उसके अंदर कौन कौन सा डेटा एक्टिव रहता है, क्या क्या चीजें दिख रही होती है, उसको मेमोरी बोलते हैं। और परमानेंटली हम उसको क्या स्टोर करके रख सकते हैं, उसको स्टोरेज बोलते हैं। तो मेमोरी लिमिटेड रहती है किसी सिस्टम में, 1 GB 4 GB 8 GB इस तरीके से रहती है, और स्टोरेज जैसा आप चाहो वैसा लगा सकते हो अपने सिस्टम में। ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को फ्यूचर में रिट्रीव करने के लिए हम स्टोर करके रखते हैं हार्ड डिस्क वगैरह पे, मैग्नेटिक टेप्स पे, पेन ड्राइव्स में या फिर CD ड्राइव्स में, कहीं पर भी हम इसको डेटा स्टोर करके रखते हैं, दैट इज स्टोरेज। और जब सिस्टम रन हो रहा होता है उस समय जो एक्टिव रहती है उसको हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अगला इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक वी नो नाउ हैव मशीन्स व्हिच कैन ड्राइव अ कार विदाउट अ ह्यूमन ड्राइवर और प्ले चेस अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर्स। ठीक है, अब इंटेलिजेंस आप समझ ही रहे हैं कि आजकल हमारा पूरा वर्ल्ड कंप्यूटर्स लाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, जिसका मतलब क्या होता है कि सेंसर्स की मदद से, सेंसर्स को यूज करके सिस्टम अपने आप डिसीजन ले पाए, और ये कुछ हद तक पॉसिबल भी हो पाया है। आप लोगों ने सुना होगा कि ड्राइवरलेस कार आने लगी हैं, मतलब कार्स में ड्राइवर नहीं होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर्स के अकॉर्डिंगली कार मुड़ती है, लेफ्ट राइट होती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें। अब गेम्स आप लोग खेलते हैं तो गेम के अंदर एक आपका ऑटो मोड होता है, उस ऑटो मोड में एक तरफ से कंप्यूटर खेलता है, एक तरफ से आप खेलते हैं। कई की होटल्स वगैरह में वेटर वगैरह जो है वो रोबोट है, जो आपका ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए खाना वाना लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें आजकल काम कर रही हैं, इसको हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो आजकल के सिस्टम्स में इंटेलिजेंस भी है जो कि सेंसर्स के बिहाफ पर काम करती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी है अभी कंप्यूटर्स की, कि ये बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से लोग कंप्यूटर्स को प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? किन किन चीजों को मिला के कंप्यूटर बनता है, उसके हिस्से पुर्जे क्या है, किन किन चीजों को एक साथ कलेक्ट करने के बाद हम कंप्यूटर्स को फॉर्म करते हैं, इसको हम लोग उसके कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। द कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए लास्ट टाइम आपने पढ़ा भी होगा और फिर से एक बार याद दिला देते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मिलाकर ही पूरा कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर्स के वो फिजिकल या टेंजिबल पार्ट्स जिन्हें हम लोग टच कर पाते हैं, जैसे कि ये आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब कुछ आपके हार्डवेयर है। वेयर जो सिस्टम के अंदर प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं, जैसे गेम्स हैं, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह चलाते हैं, MS पेंट चलाते हैं, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में होते हैं उनको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिन्हें हम लोग टच नहीं कर पाते, हम सिर्फ उनकी वर्किंग को फील कर पाते हैं, देख पाते हैं सामने। ठीक है, वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एवरी टास्क गिवन टू अ कंप्यूटर फॉलोज एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, इसको हम लोग IPO साइकिल बोलते हैं। आप कुछ भी काम करवाएंगे तो पहले उसको इनपुट देंगे, फिर उस इनपुट को सिस्टम प्रोसेस करेगा, फिर वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये सारा काम हम लोग सिस्टम से करवाते हैं। ठीक, द इनपुट यूनिट टेक्स द इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस द आउटपुट। मतलब सबका अलग अलग काम है। तो इनपुट यूनिट आपसे इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट यूनिट आपको डिस्प्ले कराता है। तो इनपुट यूनिट में वो सारी चीजें आती हैं, देखिए आगे डिस्कस भी किया गया है, हम लोग और डिटेल में भी पढ़ेंगे। इनपुट यूनिट वो सेक्शन होता है जो सिस्टम में डेटा इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, आपका स्कैनर है, वो सारी डिवाइसेस जिसकी मदद से हम डेटा सिस्टम में इनपुट करवाते हैं उसको हम लोग इनपुट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो जिनकी भी मदद से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर फॉर डूइंग अ टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर के दिए जाते हैं जिसके बिहाफ पर कंप्यूटर काम करता है उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस किसी न किसी इनपुट यूनिट के माध्यम से दिए जाते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है, आपके माउस के थ्रू हो सकते हैं, आपका कोई सेंसर डिवाइस हो सकता है जैसे कि बारकोड रीडर होता है। ठीक है, तो इन चीजों के द्वारा जिस भी इनपुट डिवाइस की मदद से आपके सिस्टम को इनपुट दिए जाते हैं वो आपका इनपुट सेक्शन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या? डेटा जहां पर स्टोर करके रखा जाता है उसको स्टोरेज बोलते हैं। स्टोरेज बेसिकली आपकी दो प्रकार की होती है। ठीक, अब एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। पहले हम प्राइमरी को पढ़ लेते हैं, प्राइमरी स्टोरेज क्या है, फिर सेकेंडरी की बात करेंगे। ठीक है,
प्राइमरी स्टोरेज की जहां तक बात है, इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। डेटा स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। आप ऐसे समझ सकते हो कि सिस्टम की जो ऑनबोर्ड मेमोरी होती है, जो हमेशा बोर्ड से कनेक्टेड रहती है, जिसे हम लोग डिटैच नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अभी प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। ठीक है, रैम एक ऐसी रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी, इसको फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसका डेटा हम कहीं पर भी रीड राइट कर सकते हैं, इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, और जैसे लाइट जाती है या पावर कट होता है तो रैम का जो भी डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ देखिए, दिस स्टोरेज रिलेटिवली फास्ट एंड एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। जो भी अभी आगे पढ़ने वाले सेकेंडरी मेमोरी, उससे ये फास्ट होता है और एक्सपेंसिव होती है रैम। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू। अभी जैसे मैंने बताया कि सिस्टम पे ऑनबोर्ड होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके कई नाम है, देखो क्या क्या, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, ऐसा इसके अलग अलग इतने सारे नाम है। तो ये सिर्फ रैम को ही कहा जाता है, और रैम सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिस्टम में जब भी आप ऑन करते हैं और आपका जब सिस्टम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, उस समय सारा डेटा उठ के रैम में आता है। ठीक है, तो रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जितने ही आपकी, ऐसा लोग आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे सिस्टम की रैम कम है या फोन की रैम कम है, इसकी वजह से इसकी स्पीड अच्छी नहीं आ रही। तो रैम की स्पीड या सिस्टम की स्पीड टोटली रैम पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी रैम होगी, जितनी ज्यादा मेमोरी की आपकी रैम होगी, उतना अच्छा आपका सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, बिकॉज सिस्टम उतनी ज्यादा ही इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने की क्षमता रखता है जितनी आपकी रैम की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम। रैम में भी अलग अलग टाइप की रैम होती है। एक होती है डी रैम, एक होती है एस रैम। इसको बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये जब ये बनती हैं तो इनकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है, स्टैटिक में और डायनेमिक में। डायनेमिक होता है कीप ऑन चेंजिंग, स्टैटिक फिक्स। तो ये जो मेमोरी होती है डायनेमिक, ये जल्दी इसकी डेटा जो होता है बार बार रिफ्रेश होता रहता है, चेंज होता रहता है। स्टैटिक में ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होता है। ठीक, अब इनके डिफरेंसेस समझ लेते हैं क्या होता है। इट इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। डी रैम को मेन मेमोरी में यूज करते हैं, एस रैम को कैश में यूज करते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है भी आगे आएगा। ठीक है, ये इनएक्सपेंसिव होती है डी रैम, एस रैम थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। यूज लेस पावर, डायनेमिक रैम में लेस पावर इस्तेमाल होती है, इसमें मोर पावर, मतलब ये ज्यादा पावर कंजप्शन करती है। डी रैम जो होती है स्लोअर होती है, और एस रैम आपकी फास्टर होती है, स्टैटिक रैम। ठीक, अब इसका और डिटेल में आगे देखते हैं कि सेकंड जो आपको टाइप को पढ़ाया था प्राइमरी मेमोरी, सेकंड टाइप की वो होती है रोम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर डेटा सिर्फ एक बार लिख दिया जाता है और उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो परमानेंटली ऐसा डेटा है जो सिर्फ रीड करने के पर्पज से होता है, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ठीक, अब देखना लिखा है, इट इज जनरली यूज्ड इन स्टार्टअप ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो स्टार्टअप ऑपरेशंस होते हैं, जैसे बायोस लोड होना, सिस्टम में इनिशियल इंस्ट्रक्शंस अपलोडेड होना, ये सब रोम में पड़े होते हैं। किसी कंपनी का प्रचार जो होता है, बोर्ड की जो इन्फॉर्मेशन रहती है कि किस कंपनी का बोर्ड क्या है, तो वो सिस्टम के रोम पर डेटा होता है, जिसे हम सिर्फ देख पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब ये रोम अलग अलग टाइप की होती है, मतलब कुछ ऐसी रोम भी होती है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग पी रोम बोलते हैं, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम की मदद से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एक होती है ईपी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको इरेज किया जा सकता है। ठीक है, और एक होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इसको ईईपी रोम बोलते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को इरेज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के रोम्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। इनसे हम लोग इनका डेटा चेंज भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली रोम वो होती है जिसका डेटा चेंज नहीं किया जा सकता, बट स्पेसिफिक टाइप की रोम्स होती है जिनका डेटा आप चेंज कर सकते हो। पी रोम में किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के थ्रू, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में भी आप स्पेसिफिक प्रोग्राम या किसी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करने वाले जो आपका डेटा रहता है उसको ईईपी रोम बोलते हैं। और ये स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू जिसका आप डेटा बार बार रीड कर पाओ वो ईपी रोम होता है, और सिंपली एक बार किसी का डेटा रीड कर पाओ वो आपका पी रोम होता है। ठीक, तो ये आपके प्राइमरी मेमोरीज हो गए। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। देखिए, सेकंड टाइप की जो मेमोरी है वो सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में क्या है कि ये सिस्टम से एक्सटर्नल होती है, इसका डेटा लॉस नहीं होता है, इसको हम सिस्टम से डिटैच करके भी रख सकते हैं, और ये हमेशा ऑनबोर्ड मेमोरी नहीं होती है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस जो थे वो मैंने एक साथ आपको बता दिए कि ये एक्सटर्नल होती है। ठीक है, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। दीज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू, ऑनबोर्ड नहीं होती है, सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती है, हम इसको डिटैच करके भी रख सकते हैं। जब हमें आवश्यकता पड़े तब हम उसको सिस्टम से अटैच कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं और हम इसे यूज कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है आपका मैग्नेटिक टेप्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स, ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड टाइप की मेमोरी जो होती है आपकी कैश मेमोरी।
अभी पीछे वर्ड यूज हुआ था तो मैंने कहा था आगे आएगा, तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ समझिए कैश मेमोरी क्या होता है। देखिए, इट इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी विच इज यूज टू कूप अप विद द हाई स्पीड ऑफ सीपीयू। देखिए, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड होती है बहुत ज्यादा, तो डायरेक्टली अगर आपके जो मेन मेमोरी यानी रैम है उससे डेटा उठाकर वो आप प्रोसेस करेगा, तो आपका जो डेटा रिसीव होगा रैम से और सीपीयू तक जाएगा, उसमें काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है और यहाँ से डेटा रीड करने की स्पीड कम होती है। तो इनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बीच में एक मेमोरी यूज की जाती है। रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी होती है, उसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, ये रजिस्टर्स वगैरह से बनी होती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी का डेटा कैश मेमोरी में आता है, फिर से सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो ये मीडिएटर का काम करता है, डेटा होल्ड करके रखती है प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच का। ठीक है, आगे देखिए, इट इज जनरली प्लेस बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में इसको प्लेस किया जाता है। एक्ट एज अ बफर, ये बफर का काम करती है, मतलब जो इसे डेटा चाहिए होता है उसके पास ऑलरेडी होता है, जो उसने यहाँ से ले चुका होता है। ठीक, इट रिड्यूसेस द एवरेज एक्सेस टाइम टू डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस करने का जो एवरेज एक्सेस टाइम होता है उसको ये कम कर देता है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी तो बहुत दूर होती है, सेकेंडरी से प्राइमरी में आता है, प्राइमरी से कैश में आता है, फिर सीपीयू में आता है। ठीक, तो कैश मेमोरी क्या करता है, जो डेटा का टाइम रहता है वो कम कर देता है, एक्सेसिंग टाइम। ठीक है, अब फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड इट्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव। लिखा हुआ है कि कैश मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, रजिस्टर्स से बनी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है महंगी होगी। ओके, अब अगले कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हम लोग मेमोरी वाला कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, अब अगला होता है कंट्रोल यूनिट। देखिए, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो भी आपके फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। ठीक, ये क्या करता है कि कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अलग अलग जो वेरियस प्रकार की यूनिट्स होती हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। इनपुट को, प्रोसेसिंग को, आउटपुट को कंट्रोल करना, ये सब कंट्रोल यूनिट की देखरेख में होता है। कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि इट कोऑर्डिनेट्स विद द पेरिफेरल डिवाइसेस टू एक्सेप्ट द इनपुट और डिस्प्ले द आउटपुट। जो भी पेरिफेरल डिवाइस मतलब एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो आपके सिस्टम में कनेक्टेड है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना कि कौन सा इनपुट कहां से आ रहा है, कौन सा आउटपुट कहां को जा रहा है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट देखता है। इन्हें कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शंस देना, टाइमिंग सिग्नल्स देना, ये सब कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल की कौन सी चीज कहां से निकलेगी, किस तक जाएगी, ये सब आपका कंट्रोल यूनिट देखता है। ठीक है, आगे इट इज लाइक अ मैनेजर ऑफ ऑल ऑपरेशंस। द मैनेजर इन विच द प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज मैनेज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट फॉर द कंप्यूटर। देखिए, एक मैनेजर की तरह काम करता है। द मैनर, किस मैनर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कैसे चलेगा, कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में, इन सबको कंट्रोल करना भी कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द एड्रेस फ्रॉम विच इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड टू बी पिक्ड अप। मतलब ये इस चीज पर भी, इस चीज का भी ध्यान रखता है कि किस एड्रेस से इंस्ट्रक्शंस को उठाया जाए, कहां पर एग्जीक्यूट हो, किस लोकेशन में सेव किया जाए, और सेव होने के दौरान डेटा कहां पर स्टोर रहे और कहां से उठाकर आपको रिजल्ट दिखाया जाए। ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो बेसिकली मेन कंट्रोलिंग वाला जो काम होता है वो कंट्रोल यूनिट देखती है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। देखिए, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर, इसमें आपको बता रखा है कि यहाँ से डेटा इनपुट होता है, ये इनपुट यूनिट यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या जो भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं उसकी मदद से आप डेटा लेते हैं। फिर वो डेटा सेकेंडरी या प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में कुछ पल के लिए, फिर उसके बाद अगर परमानेंट स्टोर करना चाहे तो सेकेंडरी स्टोरेज में। तो स्टोरेज यूनिट होती है जहां आपका डेटा होल्ड होता है। उस डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि डेटा कहाँ ट्रांसफर कराना है, किसको देना है, किससे काम कराना है, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। उसके बाद वो डेटा आपका आउटपुट यूनिट के द्वारा इंफॉर्मेशन जब बन जाता है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया जाता है। देखिए, जब भी कोई रॉ फैक्ट सिस्टम में इनपुट किया जाता है उसको डेटा कहते हैं। अब अंदर जाने के बाद प्रोसेसिंग होती है उस पर, उस पूरी प्रोसेसिंग के बाद वो डेटा हमारा आउटपुट बन जाता है और इंफॉर्मेशन बन जाता है, फिर आउटपुट यूनिट से हमें दिख जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक यूनिट का क्या है, एक्चुअल प्रोसेसिंग का काम यही करता है आपका ALU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक मींस आपके जो भी डेटा आपका आया उस पर लॉजिकल ऑपरेशन होना है, अर्थमेटिकल यानी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन होना है, क्या मतलब किस तरह का ऑपरेशन होना है, ये सारा काम ये ALU डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इट रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट, यहाँ से डेटा को प्राप्त करता है, एंड परफॉर्म्स द अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, कंपैरिजन वाली कैलकुलेशंस होती हैं डेटा पर, वो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है और उसके बाद स्टोरेज को डेटा वापस रिटर्न कर देता है, फिर वहां से आपका डेटा आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले हो जाता है। क्लियर, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है। तो एक ये भी इसका कंपोनेंट होता है ALU CPU का। ठीक है, तो ये था आपके पूरे इस फर्स्ट सेशन में बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, और ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और इससे रिलेटेड चीजें से जो भी आपके सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन है जो आपको कॉपी पे करने हैं वो ये है
कि आपको डिफाइन करना है कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, ये सब क्या होते हैं, इन सबको डिफाइन करना है। देखिए जरूरी नहीं है कि जो जो चीजें इसमें पूछी गई हूँ वो मैंने सारी कवर की हूँ, एक आधा हो सकता है टॉपिक स्किप हो गया हो, तो आप ऑनलाइन बुक की हेल्प ले सकते हैं, नेट की हेल्प ले सकते हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप कुछ भी पढ़ना चाहो नेट पर जितना चाहिए उससे ज्यादा अवेलेबल है, तो थोड़ा बहुत खुद भी रिसर्च करिए इधर उधर, और उसके बाद अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछिएगा। कोशिश करिएगा ये सारे क्वेश्चंस कर लें और अपनी कॉपी पे आपको करने हैं, फेयर कॉपी पे यूनिट 1 डाल के और यूनिट 1 का नाम डाल के ये सारे क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपी पे करने हैं। जो आपको बताया है वो समझना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो समझाया है उसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स आप इस वीडियो की हेल्प से या फिर नेट को भी यूज करके आप नोट्स बना सकते हैं, और साथ ही सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट यूनिट जो था आपका, उसका पहला सेशन आपका खत्म हो चुका है इस क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इस क्लास में कोई भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है, कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्लास के दौरान पूछ सकते हैं, ठीक है। जब आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही होगी उस दौरान आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है, ये चीज क्लियर नहीं हुई, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस चैनल पे आए हैं तो इसको देखते रहिए, साथ साथ लाइक करते जाइए, और जिसकी क्लास छूट जाती है उसको ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता लग जाएगा। साथ ही साथ जिसकी क्लास छूट जाती है उसको आप ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।